हेलो बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 9 है, जिसमें हम सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अब सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन होता क्या है मेनली। अगर मान लो मैंने एक ग्लास पानी में नमक मिलाया, एक चम्मच, ठीक है। तो यहाँ पे नमक जो है वो क्या है, सॉल्यूट है। पानी जो है वो सॉल्वेंट है। और जो एंड प्रोडक्ट बन रहा है, यानी नमक में जब पानी घुल जाता है, पानी में नमक घुल जाता है, तो वो क्या होता है, वो होता है सॉल्यूशन। तो ये बेसिक डिफरेंस है तीन चीज़ों में। अब इसी तरह सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बारे में हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि कौन सी चीज़ किस चीज़ में घुल जाती है या नहीं घुलती है। जैसे कि तेल नहीं घुलता है पानी में, है ना, वैसा। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स लेके हम ये चैप्टर समझेंगे और देखेंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है और क्या कंडीशंस होती हैं जिस जिस मात्रा में, और क्या कंडीशन होती है एक सॉल्यूशन होने की, एक सॉल्वेंट होने की और एक सॉल्यूट होने की। तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या सीखने को मिलता है। अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि आपको क्या लगता है कि उपयुक्त चित्र में क्या हो रहा है। जैसे कि ये चित्र में क्या हो रहा है ना, आपको देख के क्या लगता है। वो चीनी और नमक जल में क्यों घुल जाते हैं जबकि तेल नहीं घुलता है। जल की बोतल गोलाकार होने के अपेक्ष प्राय लंबी और बेलनकार आकृति की क्यों होती है ना। बहुत सारी चीजें जो है। अब देखो, आप जब भी अपन ने पिछली क्लास में ओआरएस के बारे में पढ़ा था। ओआरएस क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन होता है जो कब यूज किया जाता है, जब बॉडी आपकी डिहाइड्रेट हो जाती है। क्या हो जाती है, अब जब आपको डिहाइड्रेट हो जाती है, डिहाइड्रेट यानी पानी की जब मात्रा आपकी बॉडी में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तब क्या करते हैं हम, ओआरएस का घोल पीते हैं। सिक्स क्लास में हमने घर पे ओआरएस बनाने की विधि भी देखी थी। ठीक है, सिक्स क्लास में जब आप जाओगे तो आपने क्या ओआरएस की विधि भी देखी थी। तो उसमें कुछ अमाउंट ऑफ अपन क्या मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, और कुछ अमाउंट ऑफ क्या मिलाते हैं, नमक मिलाते हैं। फिर उसको घोलते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं। जब हम उसे पीते हैं तो हम पहला सिप पिए या फिर लास्ट सिप पिए, उसका टेस्ट क्या रहता है, सेम रहता है। यानी क्या रहता है, यूनिफॉर्म टेस्ट रहता है उसका। यूनिफॉर्म टेस्ट रहता है, मतलब एक जैसा टेस्ट रहता है, कोई सा भी घुट आप पिए। वैसे ही अब जैसे कि ओ आर एस है, वो डिहाइड्रेशन के लिए यूज होता है, तो वो क्या है, एक सॉल्यूशन है। ये तो ऑफ कोर्स एज अ पार्ट ऑफ जी के हो गया। अब एस अब ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप जल में चीनी नमक मिलाते हो तब मिश्रण बन जाता है। क्या बन जाता है, एक मिश्रण बनाते हैं जिसमें घटक पूर्णतः समान रूप में वितरित होता है। मतलब जो सॉल्यूट है, जो अपन मिला रहे हैं, जो कंपोनेंट अपन मिला रहे हैं, वो क्या पूरी तरह वितरित हो जाता है ना, पूरी तरह मिल जाता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह मिश्रण समरूप है या नहीं, मतलब सॉल्यू एक जैसा है या नहीं। जब चौक के चूर्ण को जल के साथ मिलाया जाता है तो क्या समरूप मिश्रण बनता है, मतलब कि यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनता है या नहीं बनता। अब हम वो चीजें सीखेंगे या देखेंगे। जब नमक और चीनी जल में मिश्रित किया जाता है तब समरूप मिश्रण बनता है, जबकि चौक, चूर्ण या रेत, बुरादे जैसी, वो क्या बनता है, विषम रूप बनता है। विषम रूप, विषम रूप यानी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म यानी उसके कण अलग अलग रहते हैं। जैसे कि ये रेत अगर मिलाते हो तो कण अलग अलग है, मिट्टी लाते हो तो अलग। अगर लकड़ी का बुरादा मिलाऊंगा तो आपको सॉल्यूट अलग दिखेगा, यानी कंपोनेंट अलग दिखेगा जो हमने मिलाया, और पानी अलग दिखेगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है ना। अब हम पढ़ेंगे कि विलय, विलायक और विलयन क्या होता है। बेसिक डिफरेंस, आपने जब नमक मिलाया किसी पानी में, तो जो ठोस पदार्थ होगा वो क्या होता है, विलय होता है, यानी क्या होता है, सॉल्यूट होता है। जो ठोस पदार्थ है वो क्या है, सॉल्यूट है। और जो द्रव पदार्थ है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। और ये जो मिक्सचर जब घुल जाता है और जो बनता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहा जाता है। मतलब ठोस पदार्थ हो गए विलय, और मतलब विलय कहते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट कहते हैं द्रव पदार्थ को, यानी विलायक। और विलयन किसको कहा जाता है, सॉल्यूशन को कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं मान लूं, और हमेशा विलय
प्लस विलायक मिलके क्या बनता है, विलयन बनता है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट बन के मिलता है सॉल्यूशन। मान लो अगर मैंने मैं चीनी मिलाई, तो जो चीनी हो जाएगी यानी शुगर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। विलायक यानी क्या होगा, विलायक होगा, मान लो मैंने पानी में मिलाया तो वाटर क्या हो जाएगा, विलायक, और जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होता है, विलयक होता है। जब दो द्रवों को मिश्रित करके एक विलयन बनाया जाता है तब वह सदैव स्पष्ट नहीं होता कि कौन सा पदार्थ दूसरे पदार्थ को घोल रहा है। ऐसी स्थिति में जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं, जो स्मॉल अमाउंट में उसे विलय, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, यानी सॉल्वेंट कहते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, जैसे कि एक चाशनी है, चाशनी में चीनी की मात्रा ज्यादा होती है और जल की मात्रा कम होती है, तब भी चीनी को क्या कहा जाता है, सॉल्यूट कहा जाता है, और जल को क्या कहा जाता है, सॉल्वेंट कहा जाता है ना। तो ये हमने ये चीजें देखी। अब विलायक की एक निश्चित मात्रा विलय में कितनी मात्रा में घुल सकती है, मतलब कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में घुल सकता है ना। आप अगर एक कप मग्गे में पानी लो, उसमें अगर आप 10 चम्मच चीनी मिलाओगे तो क्या मिल जाएगी क्या, बहुत मुश्किल है घुलना। वैसे ही तो कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट चाहिए रहता है एक सॉल्वेंट को मिलने के लिए। क्या होगा यदि हम जल में निश्चित मात्रा में नमक और अधि मिलाते जाएं। अगर मान लो एक हाफ ग्लास पानी है, उसमें आप 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच इस तरह नमक डालते जाओ, एक टाइम बाद क्या होगा, नमक जो है वो घुलना बंद कर देगा। ऐसा क्यों होता है, आपने देखा होगा कि प्रारंभ में जल पूर्णतः घुल एक विलयन बन जाता है जब 1 चम्मच मिलाते हो, कुछ और चम्मच नमक डालने पर पश्चात अवस्था ऐसी आती है जब डाला गया नमक पूर्णतः नहीं घुलता है, मतलब क्या होता है, डिसॉल्व नहीं होता है। तब अघुलनशील नमक सतह पर बैठ जाता है, मतलब जो नहीं घुलता है वो क्या होता है, सतह पर बैठ जाता है। कि जब नमक नहीं घुल सकता क्योंकि नमक घोलने की क्षमता समाप्त हो गई, मतलब इस वाटर में नमक घोलने की क्षमता क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, अब वो नमक नहीं घोल सकता। वह विलयन जिसमें दिए गए किसी तापमान और अधिक विलय घोला जा सकता उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन, यानी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। परंतु जब विलय घुलना बंद कर देता है, जब घुल सकता है तब तक अनसैचुरेटेड, जब घुलना बंद कर देता है और तली पर बैठना आरंभ हो जाता है विशिष्ट तापमान पे, तो उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब घुलना बंद कर देता है तो कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। किसी विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थिति विलय की मात्रा को उसकी सांद्रता कहते हैं, मतलब जितना विलयन यानी सॉल्वेंट की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को उसकी सांद्रता कहते हैं, यानी कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। किसी विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा पर आधार उसे तनु विलयन, विलय की कम मात्रा यानी सांद्र विलयन कहा जाता है, या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है। मतलब इजी स्टेप में समझाऊं तो अगर सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है तो उसे कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि वो गाढ़ा होगा। अगर सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है तो उसको कहेंगे डाइल्यूट, है ना, क्योंकि वो थोड़ा सांद्र विलयन होगा, या फिर तनु विलयन कह सकते हैं। मतलब जब सॉल्यूट ज़्यादा है तो कॉन्सेंट्रेटेड और सॉल्यूट कम है तो डाइल्यूट। अतः 9.1 में कहा जा सकता है कि 1 चम्मच नमक घोलने में प्राप्त विलयन 2 या 2 से अधिक चम्मच नमक घोलने में प्राप्त विलयन की तुलना तनु हेतु। क्या आप यह बता सकते हैं कि कौन सा विलयन अधिक सांद्रित है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड है। 100 ml में के जल में 2 चम्मच नमक या 50 ml में 4 चम्मच नमक को घोला बनाया। किसी विलायक की निश्चित मात्रा 100 ml में घुलने वाले विलयन की अधिकतम मात्रा उसके घुलनशील या विलेयता कहते हैं। मतलब किसी विलायक यानी सॉल्वेंट की एक निश्चित मात्रा में घुलने वाले विलय की अधिकतम मात्रा को उसके घुलनशील या विलेयता कहते हैं, यानी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। मतलब वो कितनी चीज घोल सकता है उसको क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। वो कितने अमाउंट ऑफ चम्मच या कितने अमाउंट ऑफ नमक या शुगर
घोल सकता है, उसको क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। क्या तापमान किसी विलय या विलेयता की प्रभाव करता है? अब हमें देखना है कि टेम्परेचर इफेक्ट करता है क्या, टेम्परेचर इफेक्ट करता है क्या सॉल्यूशन बनाने में या फिर सॉल्यूट को सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने में। तो एक एग्जांपल लूँ तो हम चाशनी का ले सकते हैं। जब हम कम मात्रा पानी में ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर मिलाते हैं और उसको गर्म करते हैं, तो क्या होता है, वो चाशनी, शक्कर पहले नहीं मिलती, फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, वो क्या बन जाता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है। तो एक प्राइम एग्जांपल यानी मेन एग्जांपल है किसका, कि तापमान कैसे प्रभावित करता है किसको, किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में घुलने के लिए यानी डिसॉल्व होने के लिए। मतलब मतलब जो टेम्परेचर है वो कैसे अफेक्ट करता है कि जो सॉल्यूट है वो जल्दी क्या बन जाए, सॉल्यूशन बन जाए, है ना, क्या ओके, या फिर वो कितनी जल्दी सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए। तो ये टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है, ठीक है, वो मैंने एक एग्जांपल दे चुका था। चाशनी का हम एग्जांपल देख चुके थे जिसमें हमें पता है कि टेम्परेचर देते ही शुगर क्या होती है, पिघलने लगती, सॉरी, डिजोल्व होने लगती है किसमें, पानी में। तो हम देखते हैं, कांच के एक बीकर, लगभग 50 ml जल लीजिए और प्रयोगशाला तापमान भी थर्मोमीटर का उपयोग करके इसका तापमान माप लीजिए। तो टेम्परेचर क्या होगा, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस, जो लगभग रूम टेम्परेचर ही होता है, लगभग रूम टेम्परेचर के आसपास। एक चम्मच भरकर बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में मिलाइए और उसे तब तक विलोडित कीजिए जब तक वह यह पूर्णतः घुल ना जाए, मतलब जब तक पूरी तरह घुल ना जाए। विलोडित करते हुए थोड़ी मात्रा में और बेकिंग सोडा मिलाते रहिए जब तक कि बीकर की तली पर कुछ अविलीन बेकिंग सोडा शेष न रहे, मतलब कुछ बेकिंग सोडा उसकी सतह पर क्या जमा ना हो जाए, तब तक क्या करना, आपको मिलाते रहना। अब इस अविलीन बेकिंग सोडा का क्या होता है, आप देखेंगे इस तापमान पर यह घुल गया है। अब जो बेकिंग सोडा जो नहीं घुला है, ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसमें हीट प्रोवाइड करते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस की हीट जो इस हीटर से जा रही है। तो क्या होगा, धीरे धीरे बेकिंग सोडा क्या होगा, उसमें विलोडित होने लगेगा। इसे पुनः विलोडित करते हुए 70 डिग्री तक गर्म कीजिए। आप क्या देखेंगे, अविलीन बेकिंग सोडा घुल जाता है। इस प्रयोग से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, 50 डिग्री तापमान वाले जल की तुलना में 70 डिग्री तापमान वाले जल में अधिक बेकिंग सोडा घुलता है। 20 डिग्री तापमान वाले जल में घुले बेकिंग सोडा की मात्रा और भी कम होती है। मतलब आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, वो जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट है वो उसमें उतना ज़्यादा विलोडित या घुलता जाएगा। तो ये हमें चीज़ इससे टेम्परेचर का सीखने को मिला। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि अधिकांश पदार्थ की घुलनशीलता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। हम यह भी कह सकते हैं कि एक विशिष्ट तापमान पर संतृप्त विलयन तापमान में वृद्धि करने पर असंतृप्त विलयन की भांति व्यवहार करता है। मतलब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है वो किसी टेम्परेचर पे आके अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। हमारी वैज्ञानिक परंपरा, भारत में आयुर्वेदिक, सिद्ध और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में औषधियों संपूर्णों के निर्माण हेतु जल का उपयोग मुख्यतः विलायन के रूप में किया जाता है, मतलब सॉल्यूशन बनाने के लिए। इसके अतिरिक्त जड़ी बूटियों के हाइड्रो एल्कोहलिक सत्व का उपयोग करके औषधि स्वरूपण बनाए रख गए हैं। भारत चिकित्सा पद्धति में औषधि स्वरूपण में विलायक के रूप में तेल, घी, दूध, अन्य पदार्थों का उपयोग भी उल्लेख में किया गया है। इन पदार्थों के उपयोग से औषधीय की चिकित्सा लाभों का प्राप्त करने में सहायता मिलती है। मतलब ये सब चीज़ें क्या की जाती है, एज ए सॉल्वेंट यूज की जाती है, किस लिए, मेडिसिन के लिए। जैसे कि कभी कभी मेडिसिन पानी से ली जाती है, दूध से ली जाती है, ये इसके प्राइम एग्जाम्पल है। असीमा चटर्जी ने औषधियां पौधे पर कार्य करने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त की? असीमा चटर्जी को अपस्मार, एंटी एंटी एप्टिलेटिक और मलेरिया रोधी औषधियों में विकास करने के योगदान के लिए जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था, मलेरिया रोधी औषधियां बनाई थी। उन्होंने औषधीय पौधे के महत्वपूर्ण यौगिक का सत्व निकालकर पृथक करने के लिए व्यापक रूप से विलयों का एवं विलायनों का उपयोग किया। असीमा चैटर्जी ने विज्ञान के डॉक्टरेट की उपाधि अर्जित की, है ना, ये इनके बारे में जानकारी है। आगे देखते हैं हम, हमें इस चैप्टर में कैसे, क्या गैस भी जल में घुल जाती है? अब हमें देखना है, जैसे जो मछली है वो पानी में क्या लेती है, सांस लेती है।
तो क्या गैस भी जल में घुलती है या नहीं होती, यानी वो डिजॉल्व हो सकती है या नहीं हो सकती, या फिर सॉल्युबल है या नहीं है, हम वो देखेंगे। गैस की विलेयता मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ऑक्सीजन सहित अनेक गैस जल में घुलती है। ऑक्सीजन गैस जल में सीमित मात्रा में घुलती है, यद्यपि जल में यह अल्प मात्रा में ही विद्यमान होती है, मतलब बहुत कम मात्रा में। तब भी यही घुली हुई ऑक्सीजन पौधे, मछली और अन्य जीवों को सहित समस्त जलीय जीवन बनाए रखती है। इसीलिए क्या होता है, मछलियों को और इनको क्या मिलता है, जीवन मिलता है। किस लिए? क्योंकि उनके अंदर वो पानी में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन घुल जाती है। जल में गैसों का यह मिश्रण समरूप है या विषम रूप है? यह एक समरूप समरूप मिश्रण है, क्योंकि गैस जल में समान रूप में घुलती है, मतलब यूनिफॉर्म है, क्योंकि समान रूप में घुलती है। क्या तापमान द्रवों के गैसों की विलयता को प्रभावित करता है? यदि हाँ तो कैसे? ऐसा देखा गया है कि गैसों की विलयता तापमान में वृद्धि के साथ सामान्यतः घटती है। ठंडे जल में अधिक ऑक्सीजन घुल सकती है, जिससे जलीय जीवन में के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा सुनिश्चित होती है। दूसरी ओर जल जब गर्म होता है तो ऑक्सीजन की विलेयता घट जाती है। मतलब जल में क्या होता है, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑक्सीजन कम घुलेगी, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो ऑक्सीजन ज़्यादा घुलेगी। तो ये क्या होता है, डिफरेंस होता है। मतलब टेम्परेचर वाटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है एज ए सॉल्युबल। अब मैं समझा कि हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाले मिश्रण दो प्रकार के कैसे हो सकते हैं, समरूप और विषम रूप। समरूप मिश्रणों को विलयन कहते हैं और उनके घटक पृथक रूप में दृश्यमान नहीं होते। विषम रूप मिश्रणों के घटक या तो नग्न हो, आंखों से किसी आबद्ध युक्ति के माध्यम से देखे जा सकते हैं। मतलब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, मैंने देखा कि विषम रूप मिश्रण जैसे कि जल में बुरादे वाला मिश्रण तैरता है, जबकि रेत जल के नीचे ठहर जाती है। तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म के क्या है, एग्जाम्पल है। वस्तुएं जल में तैरती है या डूबती क्यों है? अब हमें पता लगेगा कि कोई भी चीज जल में तैरती या डूबती क्यों है। आपने अवलोकन किया होगा कि कुछ वस्तुएं जल में तैरती है जबकि कुछ डूब जाती है। आपने ध्यान दिया होगा कि चावल धोते समय उपस्थित भूसी के कण जल की सतह पर तैरते हैं, जबकि चावल पात्र नीचे बैठ जाते हैं। यदि आप जल में तेल डालेंगे तो वह जल पे तैरने लगेगा। यह मान लिया जाता है कि जो वस्तुएं किसी द्रव में तैरती हैं वह हल्की होती हैं, और जो वस्तुएं डूब जाती हैं वह भारी होती है। मतलब जो तैर रही है वो क्या है, हल्की है, और जो डूब जाती है वो भारी होती है। यदि लकड़ी की एक छड़ी और लोहे की एक छड़ी एक समान आकार की हो, तब भी लोहे की छड़ी बहुत भारी प्रतीत होती है। जब हम कहते हैं कि लोहा लकड़ी से भारी है, तो हम एक विशेष गुण यानी घनत्व का उल्लेखन कर रहे हैं, तो उसी वस्तु के भारीपन का वर्णन करता है। मतलब हम किस यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं। डेंसिटी मतलब होता है कितने अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट है। जैसे कि अगर ये 10 × 20 की कोई लकड़ी है और 10 × 20 की शेप का क्या है, कोई आयरन है, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या होगा, भारी होगी। मुझे पता है आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है तो घनत्व ज़्यादा है। तो अब डेंसिटी क्या पता, कैसे पता लगता है, द अमाउंट ऑफ मटेरियल, मतलब इसमें मटेरियल की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है और इसमें मटेरियल की क्वांटिटी कम है। ये चीज़ें और आप डिटेल में और आगे भी समझोगे, पर इस चैप्टर में हमें जितना समझाया गया हम उस हिसाब से देखेंगे। मतलब जो चीज़ है वो घनत्व पे भी डिपेंड करती है कि भारीपन कितना होगा। किसी पदार्थ का घनत्व एक ही एकमात्र कारक नहीं है जो यह निर्धारित करता है कि वह किसी विशिष्ट द्रव में तैरेगी या डूबेगी। मतलब सिर्फ एक घनत्व भी नहीं है, मतलब डेंसिटी से ही नहीं डिसाइड होगा। आइए आगे की खोज करें, घनत्व क्या है यानी डेंसिटी क्या है। अब डेंसिटी को हम समझते हैं यानी घनत्व को। एक भीड़ से भरी बस की कल्पना कीजिए जहां बहुत से व्यक्ति एक साथ बस में उपस्थित है। तो यह उच्च घनत्व का उदाहरण है। मतलब ये हाई डेंसिटी का उदाहरण है। उच्च डेंसिटी मतलब यहाँ पे क्या है, एक बस में कितने बहुत सारे लोग भरे हुए, तो हाई डेंसिटी। यदि उसी बस में गिने चुने व्यक्ति होंगे ना, 8-10 व्यक्ति होंगे, तो क्या है, लो डेंसिटी का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार एक वन जहां वृक्ष दूसरे के समीप उगते हैं तो वह संघन वन कहा जाता है, जबकि यदि एक दूसरे बहुत दूर होते हैं तो इसे निम्न संघन वन कहा जाता है। मतलब जहाँ ज्यादा पौधे हैं वहाँ डेंस फॉरेस्ट हुआ, और जहाँ नहीं है वहाँ लेस डेंस फॉरेस्ट हुआ। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, घनत्व को दिखा सकते हैं। जैसे ये दो एग्जाम्पल दिए गए, ये घनत्व है और ये घनत्व नहीं है, ये निम्न संघन वन।
यानी लेस डेंस है और ये ज्यादा डेंस है। वैज्ञानिक घनत्व को कैसे परिभाषित करते हैं? हमने सीखा कि पदार्थ वह होता है जिसका कोई द्रव्यमान होता है। हमें पता है कि मैटर वह होगा जिसका क्या होगा, पदार्थ क्या होगा जिसका कोई द्रव्यमान होगा यानी मास होगा। और जो स्थान आयत घेरता है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में विद्यमान द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। मतलब जितना मास प्रेजेंट है उसके वॉल्यूम में, मतलब कितना अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट है किसी एक वॉल्यूम, मतलब इसका वॉल्यूम अगर मान लो कुछ हुआ तो इसमें अमाउंट ऑफ मास कितना प्रेजेंट है, मास यानी कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसमें। समझ गए ये चीजें? और आप अच्छे से समझोगे जैसे कि मान लो अगर ये एक लोहे का कुछ बॉक्स है ना, और ये, तो ये इसका मास बाय वॉल्यूम क्या है, मतलब ये कितना अमाउंट ऑफ जगह भी घेर रहा है, दोनों अगर समान जगह घेर रहे हैं तो इसमें अमाउंट ऑफ मास कितना है, मतलब इसकी एक यूनिट में, एक यूनिट यानी वॉल्यूम भी, एक वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ मास है और इसकी एक वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट है। तो ये चीजें आप और अच्छे से आगे जाके जब क्वेश्चन और चीजें करोगे तब और समझोगे। तो किसी पदार्थ की इकाई आयतन में विद्यमान द्रव्यमान को घनत्व कहा जाता है, मतलब द अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट इन वन यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट है। पदार्थ का घनत्व उसके आकार का आकृति पर निर्भर नहीं करता, यद्यपि यह तापमान और दाब पर निर्भर करता है। किस पे? तापमान पे और दाब पर निर्भर करता है, मतलब डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। दाब मुख्यतः गैसों के घनत्व को प्रभावित करता है, मतलब जो दाब है, प्रेशर, वो गैसों के घनत्व यानी डेंसिटी को प्रभावित करता है, जबकि ठोस पदार्थों और द्रव पर इसका प्रभाव नगण्य है। मतलब इस पे ठोस और पदार्थों और द्रव पदार्थों पे प्रेशर का कोई रोल नहीं है, पर उन पे है यानी डेंसिटी पे इसका रोल है। घनत्व को व्यक्त करने के मात्रक द्रव्यमान और आयत की मात्रा पर निर्भर करते हैं, मतलब उनकी जो यूनिट होती है। अब डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी जो यूनिट होगी वो भी क्या होगी, मास को अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, केजी में लिखते हैं, ठीक है। और वॉल्यूम को अपन लिखते हैं मीटर क्यूब में। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, जैसे कि मुझे किसी क्यूब की वॉल्यूम निकालनी है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। तो ये क्या होगा, केजी मीटर क्यूब क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट होगी। घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर है, जिसका संक्षिप्त रूप केजी मीटर क्यूब है। द्रवों के संदर्भ में सुविधा के लिए घनत्व के अन्य मात्रक का उपयोग किया जाता है। ग्राम प्रति मिलीलीटर, जैसे ग्राम प्रति मिलीलीटर लिखा जाता है, और ग्राम प्रति सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है। तो ये दो यूनिट भी होती है। अब घनत्व के लिए रूपांतरण गुणक, मतलब कन्वर्जन कैसे करते हैं। एक केजी मीटर क्यूब में कितने, एक केजी मीटर क्यूब में कितने ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होगा, 1000, है ना। अगर भाई ग्राम पर लीटर में करो तो इतना, अगर वही ग्राम 1 ग्राम और लीटर में करो तो 1 ग्राम ml इतना, और 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इतना। तो इस तरह क्या करते हैं हम डिफाइन कर सकते हैं, मतलब एक केजी मीटर क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 1000 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1000 ग्राम बाय 1000 L। और इसको अगर मैं काट दूं 1000 तो क्या बन जाएगा, 1 ग्राम पर लीटर। फिर 1 ग्राम पर लीटर को अगर ml में डिसाइड करना है तो ये, और अगर सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो ये कन्वर्जन आप धीरे धीरे और अच्छे से समझने लगोगे। जैसे कि कक्ष में तापमान पर जल 1 ml का द्रव्यमान लगभग 1 ग्राम होता है, मतलब 1 ml वाटर का यानी 1 मिलीलीटर वाटर का वेट कितना होता है, 1 ग्राम होता है। किस पे, रूम टेम्परेचर पे, है ना। ये चीज है। जल के द्रव्यमान को मापने के लिए प्राय आयतन को ml और द्रव्यमान को ग्राम में लेते हैं, मतलब वॉल्यूम को किसमें लेते हैं, ml में, और द्रव्यमान यानी मास को ग्राम में। अतः 10 ml जल लगभग 10 ग्राम का होगा, तो 100 ml जल कितना होगा, 100 ग्राम का होगा। मान लीजिए कि एल्यूमिनियम के किसी टुकड़े का द्रव्यमान 27 ग्राम है, तो उसका आयतन 10 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसका घनत्व होगा 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे क्या कर सकते हैं, हमें और क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। द्रव्यमान यानी मास, आयतन यानी वॉल्यूम, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.73। यह कहा जा सकता है कि जल की अपेक्षा एल्यूमिनियम का घनत्व 2.7 गुना अधिक है। हम इस तथ्य को यह कहकर व्यक्त करते हैं कि जल के सापेक्ष एल्यूमिनियम का घनत्व है, यह एक ऐसी संख्या है जिसका कोई मात्रक नहीं है, मतलब कोई, कि जल के सापेक्ष एल्यूमिनियम का
आपेक्षिक घनत्व 2.7 है। आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। अब क्या होगा, जल के सापेक्ष यदि पदार्थ की आपेक्षिक घनत्व क्या होती है, मतलब जल के सापेक्ष, जल से अगर कंपेयर करें, जल से अगर कंपेयर करें तो कैसे होगी, उस पदार्थ का घनत्व मतलब उस पदार्थ का वॉल्यूम क्या है, सॉरी, हाँ, उस पदार्थ की डेंसिटी क्या है ना, और उस तापमान पर जल का घनत्व क्या है, मतलब उस सेम उस पदार्थ का घनत्व क्या है, मान लो उसका हुआ 2.7 है ना, और अगर उस तापमान पर जल का घनत्व क्या है। अब जल का घनत्व यानी जल की डेंसिटी कुछ भी हो सकती है, तो उस पर क्या करते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इससे रिलेटिव डेंसिटी यानी आपेक्षिक घनत्व फाइंड करते हैं। जब हम किसी की भी डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी कब फाइंड करेंगे, जब एक सब्सटेंस और जल के सापेक्ष हम क्या करेंगे, उनकी डेंसिटी को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे। क्या आप ध्यान दिया कि घी या तेल के कुछ पैकेट में आयतन 1 लीटर का चाहिए होता है, परंतु भार केवल 910 ग्राम होता है। इससे हम तेल के घनत्व के विषय में क्या ज्ञात होगा, और क्या जल का घनत्व से कम है अधिक है ना। अब घनत्व का निर्धारण, तो जैसे हमने देखा कि घी या तेल के पैकेट में क्या लिखा रहता है, उसके आयतन लिखा रहता है 1 लीटर, पर परंतु केवल भार रहता है 910 ग्राम। इससे हमें घनत्व के विषय में क्या ज्ञात मिलता है, इससे हमें ये पता लगता है कि जो ऑयल है ना, उसका जो घनत्व है वो कम है, किससे, वाटर के कंपैरिजन में कम है। वाटर वाटर का क्या है, ज़्यादा है। इसलिए जो ऑयल है वो वाटर पे क्या करने लगता है, तैरने लगता है। क्यों, क्योंकि उसका जो घनत्व है वो क्या है, कम है। और घी का भी क्या है, सेम है, मतलब जिसका घनत्व कम होगा वाटर से, वो उसकी सतह पर तैरने लगेगा। घनत्व का निर्धारण, किसी वस्तु के घनत्व का निर्धारण उसके द्रव्यमान और आयतन के माप के द्वारा किया जा सकता है, जो कि हमें पता है कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, जिसकी यूनिट होती है केजी मीटर क्यूब। द्रव्यमान कैसे मापें, कक्षा 6 पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा द्रव्यमान के विषय में सीखा। विद्यालय पदार्थ की मात्रा उसका द्रव्यमान है। वस्तु का द्रव्यमान मापने का उपकरण तुला कहलाता है। क्या कहलाता है, तुला कहलाता, मतलब बैलेंस। अपने आपने दुकानदारों के विभिन्न प्रकार की तुलाओं का उपयोग करते हुए देखा होगा। यहाँ हम द्रव्यमान मापने के लिए एक अंकीय डिजिटल भार का तुला का उपयोग कर सकते हैं। आपने बल का अन्वेषण अध्याय में पढ़ा होगा कि कैसे, अब हमने पढ़ा है कि कैसे कैलकुलेट करते किसको, मास को, जैसे इसमें कैलकुलेट किया गया। एक क्रियाकलाप है, इसमें क्या करते हैं, एक वॉच ग्लास रखा जाता है ना। क्या होता है, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो यहाँ पे क्या रखा जाता है, एक वॉच ग्लास रखा जाता है, जिसपे आप कंपेयर करते हो। फिर आप इसका कुछ वेट होता है, उसको आप वापस क्या कर रहे हो, जीरो पे अंकित करते हो कि यहाँ पे क्या एज डिजिटल पे क्या दिखना चाहिए, 0 0 0। क्या दबाना चाहिए इसमें, रीसेट दबाते हैं, फिर क्या आ जाता है, जीरो। मतलब इसका भार भी क्या कर दिया उसने, जीरो। अब जब भी आप कोई भी वैल्यू डालोगे, कोई भी सॉरी चीज पत्थर डालोगे, तो उसका क्या दिखाएगा, यहाँ पे वेट शो होने लगेगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है 16.400, और ये किसमें होता है, उस पर डिपेंड रहता है कि वो कितने नापती है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ग्राम दिख रहा है, तो ग्राम पे नाप सकती है, हो सकता है वो केजी में नापती है तो केजी में भी नाप सकती है। तो ये उस उपकरण पे डिपेंड रहता है कि वो कितना नाप रही है। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि 16.400 ग्राम उसका क्या है, वेट है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये ऐसे माप सकते हैं किसी का भी मास। किसी द्रव का द्रव्यमान वॉच ग्लास के स्थान पर बीकर रखकर तथा उसमें वांछित मात्रा द्रव डालकर मापा जा सकता है ना। आप कुछ भी करके डाल सकते हो, बस उसका आपको रीसेट बटन दबा के वेट कितना करना है, जीरो। जब भी आप उस किसी भी पत्थर या किसी भी चीज का द्रव्यमान नापो, एक सोपान सोपान ऊपर। अध्याय 5 में उल्लिखित की एक दैनिक वार्तालाप द्रव्यमान और भार शब्द का प्रयोग सामान्यतः एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, परंतु विज्ञान में इसका अर्थ भिन्न है और इसे कभी कभी भ्रम भी हो सकता है। मतलब द्रव्यमान यानी मास और भार यानी वेट शब्द का प्रयोग सामान्यतः एक पर, इसका अर्थ क्या है, भिन्न भिन्न है। इसे कभी कभी किसी वस्तु या पदार्थ में उपस्थित द्रव की मात्रा द्रव्यमान है, इसके मात्रक ग्राम और केजी में होते हैं। दूसरी ओर भार वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करती, तो यह न्यूटन के माप जाता है। मतलब अब मैं बताता हूँ, देखो, मास क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। ठीक है, मतलब इसमें कितना अमाउंट ऑफ वो
वो मैटर प्रेजेंट है, वो पदार्थ कितना उपस्थित है उस वस्तु या पदार्थ में, द्रव की मात्रा क्या है, मतलब उसमें कितना द्रव है ना, उसको क्या कहते हैं, मास। पर वेट क्या होता है कि अब हमें पता है कि गुरुत्वाकर्षण से क्या होता है, जो अर्थ है वो अपनी ओर खींच रहा होता है, किसको, किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो जितने अमाउंट ऑफ फोर्स से ये खींच रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसी को क्या कहते हैं, वेट। मतलब जो आप देखते हैं 5 kg, मतलब वो इतने, अगर अपन न्यूटन में करें तो 5 न्यूटन मान लो, तो 5 न्यूटन फोर्स से क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है। इतना अमाउंट ऑफ फोर्स से वो क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, इसलिए वो उसका क्या होता है, वेट। ये आप चीजें और हायर क्लासेस में और अच्छे से समझोगे। पर मास में ये अंतर होता है कि उसमें जो अमाउंट ऑफ मैटर होता है, मतलब जो पदार्थ होता है, वो उसका उपस्थित द्रव को कहते हैं द्रव्यमान। और जो अमाउंट ऑफ फोर्स से पृथ्वी खींच रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को, वो उसका क्या होता है, वेट होता है। वस्तुतः अधिकांश तुला भार मापते हैं, मतलब मैक्सिमम क्या नापते हैं, भार। परंतु उसके मापन द्रव्यमान मात्रा के अंकित होते हैं, अतः ये ग्राम या किलोग्राम में माना दर्शाते हैं। मतलब हम नापते तो वेट ही है, पर उसको हम ग्राम या केजी में लिखते हैं। जैसे कि ये भी क्या यूज किया जाता है, ये होके यहाँ पे एक चीज रखी जाती है और यहाँ पे एक चीज रखी जाती है। जैसे कि अपन ने, जब आप सब्जी लेने जाते होंगे तब ऐसा आपने उपकरण देखा होगा। आयतन कैसे मापें, मतलब अब वॉल्यूम को कैसे मेजर करें। हमने मास नापना सीख लिया, अब हम वॉल्यूम को देखेंगे कि वॉल्यूम को किस तरह हम मेजर कर सकते हैं। किसी टेट्रा पैक पर लिखा है कि 200 ml छाछ है। इसका क्या अर्थ है, आपने कक्षा 6 पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा में पढ़ा कि आयतन किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान है। यह भी जानते हैं कि आयतन का मात्रक कितना होता है, मीटर क्यूब। और यह उस घन का आयतन है जिसका प्रयुक्त भुजा की लंबाई 1 मीटर होती है। मतलब हर एक चीज कितनी, 1 मीटर, 1 मीटर लेंथ है, 1 मीटर ब्रेथ है और 1 मीटर हाइट है। तब क्या होती है, इसकी यूनिट मीटर क्यूब होती है, जिसका प्रत्येक भुजा की लंबाई 1 मीटर है। वस्तुतः छोटी वस्तु का आयतन डेसीमीटर क्यूब में किया जाता है, सेंटीमीटर क्यूब में व्यक्त। 1 सेंटीमीटर घन में 1 सीसी भी लिखा जाता है। द्रव्य का आयतन लीटर में व्यक्त लिया जाता है, जिसमें जो 1 डेसीमीटर क्यूब की तुल्य होता है। 1 लीटर सामान्यतः प्रयुक्त उपगुणक मिलीलीटर होता है, जो 1 सेंटीमीटर क्यूब के तुल्य होता है। मतलब 1 मिलीलीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम रिप्रेजेंट, आयतन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द्रवों के आयतन को मापने के लिए प्रयुक्त सामान्य उपकरणों में से एक उपकरण मापक सिलेंडर है। मापक सिलेंडर यानी इस तरह के सिलेंडर होते हैं जिससे क्या नापा जाता है, किसी का वॉल्यूम नापा जाता है। ये एक संकीर्ण पारदर्शी बेलनाकार पात्र होता है जिसका एक सिरा खुला होता है ना। इसमें क्या करते हैं, लिक्विड डालते हैं, आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, लिक्विड डालते हैं और उससे क्या पता लगती है, वॉल्यूम पता लगती है। इसमें ml के रूप में होता है, ml, ml, है ना। तो इस तरह के नापते, इसकी वॉल्यूम नापते हैं। आयतन मापे हुए सिलेंडर के विभिन्न 5, 10, 15, 25 ml हो सकते हैं। अब जैसे कि इसमें अगर मापन भरा और यहाँ पे आ गया कहीं 70, 60 और 70 के बीच में कितने डिफरेंस होंगे, 10 लाइन्स होंगी। तो 61, 62 से लेकर 70 तक, मान लो अगर मापन आपने यहाँ तक भरा तो कितने लीटर है वो, 70 ml है। मतलब उसका मापक कितना है, 70 ml है। किसी सिलेंडर द्वारा मापे जा सकने वाली न्यूनतम मात्रा होती है 10 या 25 ml। सिलेंडर में 0.1 ml होती है। 100 ml के मापक सिलेंडर ये 1 ml, और 250 ml के मापक सिलेंडर 2 ml की होती है। 200 ml, 500 ml मापक सिलेंडर में 5 ml होती है ना। तो ऐसे हर एक चीज की क्या होती है, अलग अलग न्यूनतम वैल्यू होती है जिसमें आप नाप सकते हो। और आप अगर किसी वैल्यू को नापते हैं या किसी भी चीज को देखते हैं तो आप पहले किसे फनल से डालते हो, फनल से कोई भी लिक्विड डालते हो, आप देखोगे कैसे, आप हमेशा इधर से देखोगे। ये क्या होता है, एक सही तरीका होता है। क्या होता है, ऐसे देखना। तो इस तरह देख सकते हैं हम, किसी भी फनल के मेजर कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि रंगीन द्रवों का स्तर कैसे मापा जाता है। एक बार जल आपकी 50 लीटर तक पहुंच जाए, इसके पश्चात जल को वांछित पात्र में स्थानांतरित कीजिए। रंगीन द्रवों के लिए मापक सिलेंडर का पाठ्यांक नवचंद्रक के ऊपरी भाग के साथ सीधा में होना चाहिए। नियमित आकार की ठोस वस्तुओं का आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब अब अपन ठोस वस्तुओं का आयतन कैसे ज्ञात करें। हमने लिक्विड का आयतन ज्ञात कर लिया, अब हम ठोस का आयतन कैसे ज्ञात करें।
हमें पता है कि अगर हमें ठोस का आयतन ज्ञात करना है, किसी जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट दिख रहा है, तो हम लेंथ ब्रेथ हाइट करके क्या कर सकते हैं, उसका मापन ज्ञात कर सकते हैं, आयतन ज्ञात कर सकते हैं। अनियमित आकार की वस्तु का आयतन ज्ञात करना, अब हमें पता है किसी भी नॉर्मल वैल्यू का या फिर जिसका शेप साइज हाइट दे के रखा हो उसका अपन आयतन ज्ञात कर सकते हैं, पर जिसका शेप नहीं है, जैसे कि कोई पत्थर या फिर कोई चीज, तो उसका आयतन कैसे ज्ञात करें। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसी वस्तु है जो पत्थर या कोई नियमित आकृति नहीं है, इसका घनत्व ज्ञात करने के लिए मुख्य चुनौती इसका आयतन ज्ञात करना है, मतलब उसकी डेंसिटी ज्ञात करने के लिए उसका क्या होना चाहिए, वॉल्यूम याद होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए। आइए सीखिए कि अनियमित आकार के ठोस का आयतन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, अपने आसपास की विभिन्न वस्तुएं एकत्रित कीजिए, जो पत्थर, धातु, चाबी आदि। एक मापक के में क्या लीजिए, 50 ml पानी ले लिया। जैसे पत्थर को धागे से बांधिए और धीरे से मापक सिलेंडर में लटकाइए। जैसे आप उसको लटकाते तो कुछ अमाउंट ऑफ पानी क्या हो जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगा। जलतर में ऊंचा उठने के पश्चात अंतिम आयतन लिखिए, मान लीजिए वो 55 ml है, तो क्या हो गया 55 ml। मापक सिलेंडर में वस्तुतः को डालने के पश्चात प्रारंभिक आयतन अंतिम आयतन में घटा दीजिए, मतलब देखो पहले था 50 और हो गया 55, तो 55 ml से 50 ml घटा दिया, तो कितना बचा, 5 ml बचा। कितना बचा, 5 ml, तो 5 ml क्या होगा, उसका आयतन होगा। पर 5 ml को अपन क्या करते हैं, अगर सेंटीमीटर क्यूब में लिखना है तो मुझे पता है कि 1 ml इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 5 ml कितना होगा, 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, हम चीजें सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं किसी भी अननोन चीज की हम क्या फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम, या फिर किसी अननोन शेप का वॉल्यूम भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। हमने अभी तक विभिन्न प्रकार के द्रवों, ठोस के द्रव्यमान, आयतन का मापन सीखा। इन राशियों का उपयोग किसी वस्तु अथवा पदार्थ के घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आइए घनत्व का परिकलन करें। जैसे किसी का घनत्व क्या है, द्रव्यमान ये और आयतन ये, तो क्या हो जाएगी, उसकी डेंसिटी ये हो जाएगी। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, चीजें नाप सकते हैं। आए आइए गहन अध्ययन करें। अब हमें और चीजें देखनी है, जैसे कि अर्थ है। अर्थ में कितने लेयर्स होती हैं, सबसे पहले होता है आंतरिक क्रोड। सबसे पहले क्या होता है, आंतरिक कोर, सबसे अंदर, उसको कहते हैं इनर कोर, इनर कोर। फिर एक होता है बाहरी कोर, ये क्या होता है, आउटर। ये अंध कोर यानी अपर लेयर, ऊपरी यानी आउटर, और भूपरस्पति यानी क्रस्ट। इसको क्या कहा जाता है, क्रस्ट। क्रस्ट आता है, फिर आउटर लेयर आती है, फिर अपर लेयर आती है, फिर सॉरी ये क्रस्ट, फिर आउटर लेयर, फिर लोअर लेयर, फिर आइए गहन अध्ययन करें। अब जो अर्थ होता है, अर्थ के अंदर क्या होती है, लेयर्स होती है। सबसे अंदर क्या होता है, इनर लेयर होती है, जो किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, मतलब ठोस फॉर्म में होती है। उसके बाद होती है एक आउटर लेयर, जो किस फॉर्म में होती है, लिक्विड, मतलब यह क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। अंध प्रावार यानी ये होती है लोअर लेयर, लोअर लेयर होती है। उसके ऊपर क्या होती है, अपर लेयर, और सबसे ऊपर क्या होता है, क्रस्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, लेयर होती है किसकी, पृथ्वी की परत होती है। क्या आप जानते हैं कि हमारा पृथ्वी है अनेक परत, जैसे भूपट्टी, ऊपरी प्रवाह, अंत प्रवाह, बाहरी प्रवाह और आंतरिक प्रवाह से मिलकर बना है, जिनमें से प्रत्येक परत का अपना विशिष्ट घनत्व है, मतलब अलग डेंसिटी है। इसकी बृहत्तम परत को भूपटरी कहा जाता है। यह सबसे हल्की होती है, जो भूपटरी होती है वो सबसे क्या होती है, हल्की होती है, मतलब ऊपर वाली लेयर। इसके साथ जैसे जैसे हम केंद्र की ओर बढ़ते हैं, विभिन्न परतों घनत्व वृद्धि होती है, मतलब जैसे अपन नीचे जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे ही पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, दाब और तापमान दोनों उल्लेखित वृद्धि से पदार्थ भारी और अधिक संघन हो जाता है, मतलब उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, उसका प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर भी, तो ये क्या हो जाता है, बढ़ जाते हैं। क्या आप संज्ञान में है। प्राचीन समय में बड़े जहाजों के आविष्कार से पूर्व लोग नदियों में समुद्र की यात्रा करने के लिए बांस और लकड़ी के लठों का उपयोग किया करते थे। बांस का उपयोग इसलिए किया जाता था क्योंकि यह हल्का और खोखला होता है, मतलब क्या होता है, हल्का और खोखला होता है। यह जल में सरलता पूर्वक तैरता है। लोग बांस के डंडों को एक साथ बांधकर राफ्ट बना के अपना काम करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। घनत्व पर तापमान का प्रभाव।
मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है डेंसिटी पर। गर्म वायु के गुब्बारों को ऊपर उठना। प्राय किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके घनत्व में कमी आती है और ठंडा करने पर उसमें वृद्धि होती है। इसका वर्णन अध्याय 7 के द्रव की कणीय प्रकृति में सीखा। मतलब जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज होगी, और जैसे टेम्परेचर कम करोगे तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती वैसे वैसे ठोस या द्रव गैस कण एक दूसरे से दूर जाते हैं और फैलने के लिए प्रवृत्ति होते हैं। अब जब पढ़ोगे क्या होता है, जैसे कि जो सॉलिड होता है उसके अणु एकदम पास पास होते हैं, है ना। ये इस तरह अणु इसके क्या होते हैं, एकदम पास पास होते हैं। एटम्स क्या होते हैं, पास। अगर लिक्विड हो तो उसके एटम्स थोड़े दूर होते हैं, थोड़े दूर होते हैं। और जो गैस हो उसके एटम क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर, है ना। तो अब क्या होता है, जैसे ही आप टेम्परेचर गर्म करते हो तो ये अणु वाइब्रेट होकर एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, दूर जाने लगते हैं। ठीक है, तो इनकी डेंसिटी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। वैसे ही इसमें बताया गया जैसे ही आप टेम्परेचर में वृद्धि करते हो तो उसका जो डेंसिटी है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। मतलब वो उसके दूर दूर जा रहे हैं। वैसे वैसे ठोस द्रव कण एक दूसरे से दूर जाने और फैलने में प्रवृत्त होते हैं। परिमाण स्वरूप आयतन में वृद्धि होती, वॉल्यूम में वृद्धि होती, परंतु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब मास में कोई परिवर्तन नहीं होता। चूंकि धनत्व द्रव्यमान अपन आयतन होता है, अतः गर्म करने पर आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। मतलब गर्म होने पर आयतन जो वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है और घनत्व यानी डेंसिटी जो है वो कम होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि गर्म वायु का घनत्व अपने आसपास की ठंडी वायु से कम होता है। मतलब जो हॉट वाटर बैग इसलिए होता है क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, अंदर की डेंसिटी कम होती है बाहर की डेंसिटी से, क्योंकि बाहर की जो वायु है वो क्या है, ठंडी है, और अंदर की वायु क्या है, गर्म है। इसलिए जो ये गर्म वायु के गुब्बारे ऊपर हवा में उड़ने लगते हैं। इसलिए हम ये चीजें देखते हैं। तो हमें पता लगा हॉट एयर बलून क्या कैसे उठता है या ऊपर जाता है। घनत्व पर दाब का प्रभाव, मतलब डेंसिटी पर प्रेशर का क्या प्रभाव होता है। पदार्थ की अवस्था के आधार पर दाब घनत्व को अलग अलग प्रभाव से प्रभावित करता है। गैसीय अवस्था में दाब में कई वृद्धि कणों को एक दूसरे के निकट ला देती है। मतलब गैसीय अवस्था में दाब प्रेशर क्या करता है, जितने भी एटम्स, जैसे कि किसी गैस पे प्रेशर लगता है तो इसके अगर एटम इतने इतने दूर है, पार्टिकल्स, तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत थोड़े क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे। जैसे आप प्रेशर लगाओगे, प्रेशर लग रहा है गैस पे तो क्या हो रहा है, वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। की गई वृद्धि कणों में एक दूसरे के निकट लाती, परिमाण स्वरूप गैसों का आयतन घटता है। मतलब वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। उसके घनत्व में वृद्धि होती है। डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज। देखो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब मास आप जितना कम करोगे डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये एक फॉर्मूला होता है। अगर इसको कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, या फिर डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के। मतलब आप जितनी ज्यादा डेंसिटी बढ़ाओगे उतनी ज्यादा वॉल्यूम घटेगी, अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी। ये इनका रिलेशन होता है। वैसे ही होता है डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब मास बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी कम करोगे तो मास भी कम होगा। हमने द्रव की कणीय प्रकृति में पढ़ा कि ठोस पदार्थों में कण एक दूसरे के अति निकट होते हैं। जब दाब आरोपित किया जाता है तो उस ठोस पदार्थ घनत्व जिस प्रकार प्रभावित होते हैं द्रवों की अपेक्षा ठोस दाब से कम प्रभावित होता है। द्रवों की अपेक्षा में ठोस क्या होता है, कम प्रभावित होता है, मतलब प्रेशर से, क्योंकि उसके पार्टिकल पहले ही पास रहते हैं और उसके घनत्व में परिवर्तन सामान्य नगण्य है। मतलब मुश्किल है या फिर लगभग नामुमकिन के आसपास है कि उसमें कोई भी चेंज नहीं होता डेंसिटी में। जैसे कि ये बर्फ जल पर क्यों तैरती है। बर्फ जल पर इसीलिए तैरती है क्योंकि यह द्रवित जल की अपेक्षा हल्की होती है। मतलब जो वाटर होता है उसकी अपेक्षा में क्या है, ये हल्की है। जल का एक विशेष गुणधर्म है, इसका घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक होता है। मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो, घनत्व सबसे अधिक। इसका अर्थ है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल जल का भार अधिकतम होता है। जैसे जैसे तापमान कम होता है वैसे वैसे 0 डिग्री पर बर्फ में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि इसकी संरचना में परिवर्तन होने लगता है। जल के कण स्वयं इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि वे अधिक स्थान घेरते हैं। मतलब जल के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, अधिक स्थान घेरने लगते हैं। इस प्रक्रम को हम विस्तारण कहते हैं।
विस्तारण यानी एक्सपेंशन कहते हैं। चूंकि समान मात्रा वाला जल अब अधिक आयतन घेरता है, मतलब जल तो सेम है पर वो आयतन क्या घेर रहा है, जगह क्या घेर रहा है, ज्यादा घेर रहा है, इसीलिए इसका घनत्व घट जाता है, मतलब डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि इसकी वॉल्यूम जो हो गई वो हो गई इंक्रीज। परिमाण स्वरूप द्रवित जल की अपेक्षा बर्फ हल्की होती है, यह जल की सतह पर तैरने लगती है। इसलिए क्या होता है, बर्फ जो होती है जल की सतह पर तैरती है। इसलिए झीलें महासागरों में रहने वाले जीवों के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि बर्फ जब जल पर तैरती है तब यह सतह पर एक परत बनाती है, जिससे उसके नीचे जल हल्का गर्म रहता है। इससे अत्यधिक ठंडे मौसम में भी मछलियां और अन्य जीवधारी जीवित रह पाते हैं। इसलिए क्या होता है, जो बर्फ के नीचे है वो क्या होता है, थोड़ा पानी गर्म होता है, जिस वजह से मछलियां और ये जीवित रह पाते हैं। अब कांच के एक गिलास लीजिए, उसमें नल का जल भरिए, सावधानी पूर्वक एक पूर्ण अंडा लीजिए और अवलोकन कीजिए कि क्या होता है। आप देखेंगे कि अंडा गिलास में डूब जाएगा। अब इस व्यवस्था में क्या परिवर्तन कर सकते हैं जिससे अंडा जल में डूबने की अपेक्षा तैरने लगे। अब जल में अंडा क्यों डूब रहा है, क्योंकि जो अंडे की डेंसिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। अब हम आ गए हैं इसके एग्जिट पॉइंट्स पे। हम देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक समरूप मिश्रण बनाते हैं उसे विलयन कहते हैं। मतलब दो, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट मिलके जो मिक्सचर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। समरूप मिश्रण यानी यूनिफॉर्म मिश्रण। मतलब आप फर्स्ट बार टेस्ट करो या फर्स्ट बार, मतलब उसकी टेस्ट जो रहता है, समझ लो वॉल्यूम ऐसे डिफाइन कर लो टेस्ट के थ्रू। तो जो टेस्ट रहता है यूनिफॉर्म किस तरह, वो समांतर भाव में हर जगह बटा हुआ रहता है। किसी ठोस पदार्थ को द्रव में घोलकर बनाए गए विलयन को ठोस घटक के विलय तथा द्रव घटक को विलायक कहा जाता है। मतलब जो ठोस पदार्थ होते हैं उसको सॉल्यूट कहते हैं और जो द्रव होता है उसको सॉल्वेंट कहा जाता है। दो द्रव्यों को मिलाकर बने वाले विलयन एकमात्र उपस्थित घटक विलय एक दूसरे घटक को विलायक कहते हैं। वह विलयन जिसमें विलय की अधिकतम मात्रा घुली होती है, एक निश्चित तापमान पर इसके अधिक विलय उसमें घोलना ना जा सके उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। मतलब एक ऐसे टेम्परेचर पे, ऐसा टेम्परेचर जहाँ उसके ऊपर उसको घोला नहीं जा सकता, है ना। मतलब टेम्परेचर पे वो जो विलयन है वो, मतलब जो सॉल्यूट है वो उस सॉल्वेंट में घुलेगा ही नहीं, तो उसको क्या कहा जाता है, कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जब वह विलयन जिसमें किसी निश्चित तापमान पर वह अधिक विलयन घुल सकता है, मतलब किसी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वो घुल जाता है, उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने पे घुल गया तो अनसैचुरेटेड, और नहीं घुला तो सैचुरेटेड, मतलब टेम्परेचर ना देने पे। घुलनशील का विलयता विलयन वह अधिकतम मात्रा है जो किसी विलयन विलायक की एक निश्चित मात्रा 100 ml में किसी विशेष तापमान पर घुल सकती है। अब सामान्यतः तापमान बढ़ने पर द्रव्य में ठोस पदार्थों में घुलनशीलता बढ़ जाती है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वो सॉल्यूट है वो घुलने लगता है, गैसों की घुलनशीलता घट जाती है। टेम्परेचर पे जो गैस होती है वो नहीं घुलती है ना। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो गैस क्या होगी, कम घुलेगी, और ठंडी पानी में ज्यादा जल्दी घुल सकती है। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। मतलब उस ऑब्जेक्ट में कितना मैटर प्रेजेंट है उसको क्या कहेंगे, मास कहेंगे। और आयतन मतलब वो कितना जगह घेर रही है। द्रव्यमान और आयतन मापने के प्रयोग उपकरण क्रमश तौल तुला और मापक सिलेंडर यूज किया जाता है, जो हम पढ़ चुके हैं कैसे यूज किया जाता है। किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान उसका घनत्व, यानी घनत्व क्या होता है बेसिकली, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तापमान में वृद्धि के साथ घनत्व कम हो जाता है। मतलब जब तापमान टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो घनत्व जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एवं पदार्थ की अवस्था में आधार पर दाब घनत्व को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करता है। मतलब प्रेशर भी क्या करता है, घनत्व को अलग अलग तरीके से चेंज करता है। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, सॉल्वेंट के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे में कब एक दूसरे में घुलते हैं कब नहीं घुलते हैं, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, ये सब चीजें हमने सीखी। इन चीजों के बारे में आगे चैप्टर और हायर क्लासेस में आप और चीजें समझोगे, और भी आपने एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अब आपको घर पे खुद एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि कौन सी चीजें घुल जाती है और कौन सी चीजें नहीं घुलती है। अब जैसे कि किसी डेफिनेट अमाउंट ऑफ शेप का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सर्कल का, इसका आप आयतन निकाल सकते हो, पर जो एक
ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई शेप एंड साइज नहीं है, जैसे कि कोई पत्थर हो गया या कोई ऐसी लकड़ी, या फिर इसका आयतन निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट आपको घर पे ट्राई करने हैं और देखने कि आपने क्या समझा और सीखा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।